वेलकम फ्रेंड्स, निर्माण जी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने जो देखा था, तुगलक वंश देखा था, और तुगलक वंश में लगभग हमने सभी शासकों का जो है वर्णन देखा था। अब देखिए, उसमें हमने बहुत सारी विशेष बातें की थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से तुगलक वंश के जो अंतिम शासक की हत्या वो तैमूर लंग द्वारा कर दी गई। और तैमूर लंग दरअसल एक पैर से लगड़ा था, इसी वजह से उसका नाम तैमूर लंग था। अगर हम बात करें तो तैमूर लंग आया कहाँ से था, तो दोस्तों तैमूर लंग जो आया था वो मंगोल से था। मंगोल आक्रमणकारी था। जैसा कि मुगल वंश में मैंने बाबर के बारे में बताया था कि तैमूर लंग की तरफ से वो बाबर जो था वो तैमूर लंग पिता की तरफ से था और चंगेज़ खान माता की तरफ से था। चाहे तो आप वीडियो को देख सकते हैं। आप बाबर के वीडियो को जब देखेंगे, मैंने स्पष्ट रूप से उसमें आपको जानकारी दी। तो चलिए आज हम बात करेंगे किसके बारे में, तो भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत के इतिहास के सल्तनत काल में सैयद वंश के बारे में हम जानेंगे। सैयद और लोदी दोनों वंश के बारे में आज हम देखेंगे। ये वीडियो देखिए थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि सैयद वंश ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। अपनी तरफ से मैंने कुछ विशेष जानकारी भी इसमें लिखी है और जो चीज़ें होंगी वो मैं अलग से आपको इसमें बताता रहूँगा। तो सबसे पहले तो देखिए, सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खां था। मन में सवाल आता है कि यदि सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था तो भारत पे आक्रमण तैमूर लंग ने किया कैसे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भारत पर जो आक्रमण किया था वो तैमूर लंग ने तो किया, लेकिन जो शासन यानी कि सैयद वंश की स्थापना की थी वो खिज्र खां ने की थी। और दरअसल खिज्र खां था कौन, तो उसी तैमूर लंग का सेनापति था। तो तैमूर लंग ने अपना संपूर्ण शासन यानी कि क्षेत्र जो भारत में जीता उस क्षेत्र को दे दिया अपने सेनापति खिज्र खां को। और खिज्र खां बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था तैमूर लंग के लिए और बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति था। इसी वजह से उसने अपना संपूर्ण शासन इसे दिया था और खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। अगला जो पॉइंट है, इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर अपने आप को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। रैयत आला कहा जाता है एक सामान्य मंत्री का जो पद होता है, उस पद को इसने धारण किया, अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। और कहा जाता है कि तैमूर लंग के नाम से ये शासन वगैरह किया करता था। जो कलमे फतवा इत्यादि जो होते थे वो उसी के नाम से जो है खुतवाया करता था और उसी के नाम से फरमान वगैरह जारी होते थे और ये शासन किया करता था, सुल्तान बनकर नहीं बल्कि तैमूर लंग के नाम से। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। जैसा कि मैंने पहले ही पॉइंट में आपको बता दिया कि खिज्र खां था कौन, तैमूर लंग का सेनापति था। देखिए, भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। और बाद में इसी ने क्या किया कि संपूर्ण क्षेत्र को क्या कर लिया, तो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला पॉइंट, खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र सहरुख को कर भेजा करता था। कर का अर्थ यहाँ दोस्तों टैक्स से है। हम देखें तो कहा जाता है कि 1414 से 1421 तक जो शासन किया वो खिज्र खां ने किया। और 1418 में क्या होता है, 1418 में तैमूर लंग की मृत्यु मंगोलिया में हो जाती है। जैसे ही मंगोलिया में तैमूर लंग की मृत्यु होती है तो तैमूर लंग का जो बेटा है सहरुख मंगोल का राजा बनता है। तो उसने तैमूर लंग के नाम से जो फतवा फरमान जारी किया था खिज्र खां ने, वो सहरुख के नाम से कर देता और उसी को टैक्स वगैरह भेजा करता था। जैसे ही खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हुई तो खिज्र खां का जो बेटा था, पुत्र, जिसका नाम था मुबारक खां जो है सैयद वंश की गद्दी पर बैठता है। यानी कि दिल्ली का अगला सुल्तान या भारत का अगला सुल्तान मुबारक खां था, जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। और हुआ क्या था कि कुछ समय तक तो मुबारक खां ने सहरुख को टैक्स भेजा, बाद में मंत्रियों के कहने पर जो है इसने सहरुख को टैक्स भेजना बंद कर दिया और कहा कि भाई मुबारक खां बहुत दूर रहता है मंगोलिया, वो आ भी नहीं पाएगा, सहरुख बहुत दूर है, मंगोलिया में है, तो यदि आप टैक्स ना भी भेजेंगे तो वो युद्ध नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये है एक स्वतंत्र अपने आप को घोषित करता है और सहरुख को टैक्स वगैरह देना बंद कर देता है। इस बात का बुरा हाल है कि सहरुख को लगा
लेकिन चूंकि शाहरुख बहुत दूर था इसलिए वो वापस आक्रमण नहीं किया, भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया और इस बात को भूल गया। अब देखें, एक व्यक्ति था जिसका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये एक बहुत बड़ा इतिहासकार था। सरहिंदी के बारे में आपने सुना होगा, इसने कई किताबें भी लिखी हैं। इसको संरक्षण जो है मुबारक शाह ने दिया था। अब देखें तो मुबारक शाह संरक्षण देने के कुछ ही समय पश्चात मुबारक शाह का विद्रोह खोखरो जनजाति से हो जाता है। ये वही खोखरो जनजाति थी जिसने मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। तो खोखरो जनजाति से इसका क्या होता है, विरोध हो जाता है और विरोध के दौरान ये इन्हें पराजित कर देता है। अब सरहिंदी की जो पुस्तक है इसमें कहा जाता है कि इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ध्यान रखेंगे आप कि जो मैंने अभी सरहिंदी का नाम लिया है, इसकी पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। इसी में सैयद वंश का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जो यमुना नदी थी आपकी, तो यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। और इसी मुबारकाबाद की जब निरीक्षण करने के लिए ये जाता है यहाँ पे, तो कहा जाता है कि मुबारक शाह जब निरीक्षण कर रहा था उसी समय खोखरो जनजाति को ये बात पता चली कि मुबारक शाह निरीक्षण करने आया हुआ है। तो इसी खोखरो जनजाति ने घेर करके इसको क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी मुबारक शाह की। और जैसे ही मुबारक शाह की हत्या की तो मुबारक शाह का जो बेटा था वो था मोहम्मद शाह और वो यहाँ पे अगला सुल्तान बनता है। 1434 की बात है। 1434 में कहा जाता है कि मुबारक शाह की हत्या कर दी गई थी। 1434 से 1445 तक यहाँ पे मोहम्मद शाह जो है राजा बनता है। ये बड़ा ही योग्य शासक था। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह ने ही सैयद वंश को पूरी तरह से संभाला। हालांकि खिज्र खान ने सामान्य तरीके से इसे संभाला था, लेकिन जो मोहम्मद शाह रहता है इसने अपने शासन को एक अच्छे तरीके से चलाया। इसके समय में एक व्यक्ति इससे मुलाकात करता है, काफ़ी अच्छा व्यक्ति था जो इसकी सेना में शामिल था। इसने कई बार इसकी जान बचाई थी। उसका नाम था बहलोल लोदी। चूँकि बहलोल लोदी कौन था, लोदी वंश का संस्थापक था। अभी आगे ही हम इसको जानेंगे। तो बहलोल लोदी बड़ा ही योग्य व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। इसी वजह से इसने इसे अपना संरक्षक बनाया और इसे खान ए खाना की उपाधि दी थी। किसने दी थी, तो मोहम्मद शाह ने दी थी। तो ये हमने जाना किसके बारे में, मोहम्मद शाह के बारे में। 1445 में सामान्य तरीके से तबीयत खराब होने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। तो 1445 से 1451 तक अलाउद्दीन आलम शाह क्या है, राजा बनता है। मैंने आपको बताया था कि खिलजी के बाद दूसरा जो सबसे छोटा वंश रहा है वो आपका कौन सा था, सैयद वंश था, जो कि मात्र 37 वर्षों तक इसने शासन किया है। तो सैयद वंश के बारे में इसलिए कि इसका अंतिम सुल्तान जो था अलाउद्दीन आलम शाह था और कहते हैं कि यह एक अयोग्य शासक था और इससे शासन करते नहीं आता था। कई बार इसे समझाया गया कि शासन अच्छे तरीके से करिए, लेकिन नहीं किया। बाद में बहलोल लोदी इस बात से दुखी होकर अपने मित्र हामिद खां को बुलाता है और हामिद खां के माध्यम से अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या करवा देता है। तो अगले पॉइंट में लिखा भी है कि आलम शाह की हत्या हामिद खां ने कर दी तथा अपने खास मित्र बहलोल लोदी को राजा बनने के लिए आमंत्रित किया। तो इस तरीके से सैयद वंश का शासन करीब कितने वर्षों तक रहा, 37 वर्षों तक रहा। इसके बाद सैयद वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया। जैसे ही सैयद वंश समाप्त हुआ बहलोल लोदी राजा बना और अगले ही राजा बनते ही इसने एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसे हम लोदी वंश कहते हैं। दोस्तों, लोदी वंश के बारे में कहा जाता है कि भारत का प्रथम जो अफगानी वंश था वो कौन सा था, आपका लोदी वंश था। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इसका जो शासनकाल माना जाता है वो 1451 से 1526 तक का माना जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 1451 से लेकर के 1526 तक इसका शासनकाल रहा। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट में 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, यानी अपने आप को सुल्तान घोषित किया। देखिए यह एक अफगान की एक शाखा साहू खेल से संबंधित था। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इसमें लिखा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो बहलोल लोदी था या लोदी थे वो अफगान की एक शाखा साहू खेल से संबंधित थे। क्वेश्चन ये एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। देखिए
दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को ही दिया जाता है। ध्यान रखेंगे कि पहला अफगानी शासक कौन था, आपका बहलोल लोदी था। और देखिए बहलोल लोदी ने अभी तक सल्तनत काल में देखा कि भाई जो ज़्यादातर लोगों के संबंध अच्छे नहीं थे वो हिंदू राजाओं से नहीं थे, तो इसने क्या किया, बड़ा ही नेक व्यक्ति था ये, इसने हिंदू राजाओं से अच्छे संबंध स्थापित किए। यानी कि इसने अपने परिवार की कुछ लड़कियों का विवाह हिंदू राजाओं से किया, बल्कि हिंदू राजाओं की कुछ बेटी बहनों के साथ में इसने अपने परिवार में विवाह करवाया, ताकि वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने से किसी भी प्रकार से युद्ध की स्थिति न बने। कहा जाता है कि इसके समय में कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्कों का प्रचलन करवाया। बहलोल सिक्के के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि अब तक के जो सबसे बड़े सिक्के माने जाते हैं वो बहलोल लोदी के सिक्के माने जाते हैं, जिन्हें हम बहलोली सिक्कों के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या रहा है, बहलोली सिक्कों का इसने प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कह के बुलाया करता था, यानी कि इसके जो सरदार थे, मंत्रिमंडल थे, ये क्या करता था, उन्हें मकसद ए अली कह करके बुलाया करता था। हालांकि ये परीक्षा में कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन यदि पूछा जाए तो इसको आपको नोट करके रखना। मात्र लोदी वंश में केवल 3 ही राजा हुए थे, एक इसका बेटा सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी, जिसके बारे में हम जानेंगे। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था, मतलब एक रिस्पेक्टफुल व्यक्ति था। यानी कि जब इसके सरदार या जो मंत्री, जो छोटा भी व्यक्ति अगर इसके सामने खड़ा है तो या तो उसको खड़ा नहीं रहने देता या स्वयं भी खड़ा हो जाता था और खड़े होकर के ही उनकी बात वगैरह ये सुना करता था। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां, जिसे हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही 1489 में कहते हैं कि बहलोल लोदी की मृत्यु हुई, बहलोल लोदी की मृत्यु के समय उसके जनाजे में महिलाएं भी शामिल हुई थी और हिंदू राजा भी अपने घर से बाहर निकल आए थे, ऐसा कहा जाता है। बड़ा ही नेक व्यक्ति बहलोल लोदी रहा। इसके बाद हम बात करते हैं कि 17 जुलाई 1489 में यहाँ जो दिल्ली का सुल्तान है, बहलोल लोदी की मृत्यु के पश्चात उसी का बेटा निजाम खां सुल्तान बनता है। तो निजाम खां यानी सिकंदर लोदी, इसका वास्तविक नाम निजाम खां था और इसने सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली की सल्तनत पे बैठा। तो दिल्ली का अगला सुल्तान कौन था बहलोल लोदी के बाद? सिकंदर लोदी था। और कब बैठा था? 17 जुलाई 1489 को। इसकी उपाधि का नाम क्या था? सुल्तान सिकंदर शाह, ये इसकी उपाधि का नाम था। चलिए अगली बात करें। 1504 में देखिए लगातार क्या है, सबसे पहले ये राजा बना तो इसे अपने भाइयों का विद्रोह झेलना पड़ा। इसका भाई था बारबक खां, जिसका विद्रोह इसने समाप्त कर दिया। इन विद्रोह को शांत करने के पश्चात ये बढ़िया तरीके से शासन करने लगा। इसने एक बात देखी कि दिल्ली इसके लिए खतरा बनती जा रही है, तो दिल्ली से ही कुछ ही किलोमीटर दूर इसने आगरा के क्षेत्र को देखा। हालांकि उसका नाम आगरा नहीं था, लेकिन उस क्षेत्र को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और वहीं पे इसने आगरा शहर की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। या आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी था। ये पॉइंट आप विशेष ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार ये पॉइंट पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए, भूमि के मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। ये क्वेश्चन किसी एक व्यक्ति स्टूडेंट ने पूछा भी था व्हाट्सएप पे, मैंने इसको बताया भी था कि भूमि का मापन क्या था। तो अभी तक जो भूमि के मापने के पैमाने चलते आ रहे थे, तो इसने क्या किया, एक नया पैमाना बनाया, उसका नाम रखा गजे सिकंदरी। और यह 30 इंच का एक पैमाना हुआ करता था, जिसको भूमि को नापने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये गज सिकंदरी पैमाने का निर्माण किसने करवाया है? सिकंदर लोदी ने करवाया। देखिए पढ़ा लिखा व्यक्ति भी था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। क्वेश्चन आ चुका है कि किसकी कविताओं का नाम गुलरुखी था, तो ध्यान रखेंगे शीर्षक इसका गुलरुखी था और फारसी कविताएं थी जो किसने लिखी हैं? सिकंदर लोदी ने। देखिए ध्यान रखिएगा, एक जो नाम मिलता है वो मिलता है गुरमुखी। तो गुरमुखी आप ध्यान रखिएंगे, वो सिखों के समय में मिलता है, वो सिखों की संबंधित कविताएं हैं या उनके लेख हैं। और गुलरुखी सिकंदर लोदी की कविताएं थी।
इसके बाद देखिए सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया, तभी से देखिए लगातार आगरा ही राजधानी बनती रही। अगला पॉइंट है, इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ था। ये पॉइंट आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए चूँकि इसके जो बहलोल लोदी था इसने हिंदू स्त्री से शादी की थी, और हिंदू का बेटा क्या था देखा जाए तो हिंदू स्त्री का बेटा कौन था, सिकंदर लोदी था, इसलिए धर्म नाम से चलता था। तो इसने भी नगरकोट के स्थित हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नगरकोट में स्थित ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को इसने तोड़वाया था और उसके टुकड़ों को कसाईयों को दे दिया था, उन पत्थरों को, कि भाई आप इसका वाट बना करके, जो वाट तौलने वाला होता है उसका बाट बना करके आप क्या करें, उसे मांस को तौले। इस तरीके से इसके द्वारा किया गया थोड़ा सा ये गलत कार्य रहा है। इसके बाद देखिए इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब इसने ताजिया निकलवाने इत्यादि के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, और संतों की मजार पर जाने के लिए या किसी भी मस्जिद में जाने के लिए स्त्रियों को इसने प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद देखिए गले की बीमारी इसको हो गई, कहा जाता है कि थायराइड वगैरह टॉन्सिल की समस्या इसको रही है। कुछ इतिहासकारों के नज़र में इस बीमारी को टॉन्सिल नाम दिया गया या घेंघा रोग कह सकते हैं। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई, और जैसे ही 1517 में इसकी मृत्यु होती है तो इसका जो बेटा रहता है जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है। जैसे ही बैठता है तो जिस तरीके से इसके जो सिकंदर लोदी के भाई थे उन्होंने विद्रोह किया था, वैसे इसके चाचा लोगों ने ही यानी सिकंदर लोदी के भाइयों ने विद्रोह कर दिया कि भाई हमको राजा बनना चाहिए, लेकिन इसने किसी तरीके से विद्रोह को शांत कर दिया। इसका शासन जो है ज़्यादा नहीं रहा, 1517 से 1526 तक रहा है। तो आप देख सकते हैं कि केवल 9 साल इसका जो है शासन रहा। इन 9 सालों में इसने बहुत सारे विद्रोह झेले, जिसमें से इसका युद्ध जो है खतौली का युद्ध एक प्रसिद्ध है। राणा सांगा ने जो है इस युद्ध में भाग लिया था और इसको हरा दिया था, परंतु कहा जाता है कि राणा सांगा ने उसी समय बाबर नाम के आक्रमणकारी को भारत में आमंत्रित किया। और इसके अलावा बाबर को देखिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी जो कि इसके चाचा थे, अगले पॉइंट में समझ जाइएगा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। ठीक है, अब देखिए वही जो मैं अभी बता रहा था, इनवाइट किसने किया था, तो बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी जो कि सिकंदर लोदी के भाई थे, यानी कि कह सकते हैं सिकंदर लोदी के भाई थे, यानी कि इब्राहिम लोदी के चाचा थे, और इब्राहिम लोदी के दूसरे चाचा आलम खान ने जो है इसको आमंत्रित किया था। राणा सांगा ने भी भारत में इसे आमंत्रित किया था और आमंत्रित करके जो है उसने बुलाया कि आप इसे हराएं और सत्ता को हासिल करें। हालांकि सभी लोगों का मन ये था कि बाबर जैसे ही सत्ता को हासिल करेगा उससे युद्ध करके हम सत्ता को छीन लेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट आता है कि मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने करवाया था। उसका नाम क्या था, मियाँ भुआ। हालांकि इस मस्जिद का निर्माण कार्य यानी कि नींव डाल दी थी सिकंदर लोदी ने। बाद में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया है, तो इसके सेनापति मियाँ भुआ ने करवाया। दोस्तों इस प्रकार से हमने जाना किसके बारे में, सैयद और लोदी वंश के बारे में। तो ये वीडियो जो है केवल इसीलिए था, लगभग सल्तनत काल की बहुत सारी बातें हमने जान ली और जो प्रमुख राजवंश थे उनसे जुड़े हुए बेसिक फैक्ट्स हमने जान लिए। तो इस वीडियो में हमने लगभग सल्तनत काल समाप्त कर लिया। अब जो है हम कुछ नया टॉपिक जो है लेकर के आएंगे जिसमें बहुत सारी जानकारी आपको रहेगी। कोशिश हम करेंगे कि सल्तनत काल और मुग़ल काल की जो कलाकृतियाँ हैं, जो साहित्य हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक वीडियो बना के आपको उसकी संपूर्ण जानकारी दें। जो प्रशासनिक सैन्य सेवाएं किस तरीके से थी, तो ये सभी वीडियो हम कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन के अंदर उन वीडियो को डालें। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, नया वीडियो जल्दी ही आएगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।